हार्ड हिंदुत्व की छवि वाले योगी आदित्यनाथ का विजयी रथ निरंतर आगे बढ़ रहा है, जिसे रोकने के लिए अब अखिलेश यादव ने लोहियावादियों और अंबेडकरवादियों को एक साथ एक मंच पर लाने के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कदम बढ़ाने का फैसला किया है। और इसके लिए अखिलेश यादव ने नैमिषारण्य को चुना है, जहां हवन पूजन से अखिलेश यादव चुनावी अभियान का आगाज करने वाले हैं। सीतापुर के नैमिषारण्य में 9 और 10 जून को प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा और साथ ही सभी 80 सीटों पर शिविर लगाने की तैयारी भी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि शिविर में समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति साफ करेगी और चुनाव जीतने का कार्यकर्ताओं को तरीका भी सिखाएगी। साथ ही कार्यकर्ताओं को बूथ का मंत्र दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर इस शिविर के लिए नैमिषारण्य का ही चयन क्यों किया गया है। आपको पूरी रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है। बीजेपी अपने सबसे मजबूत दुर्ग यूपी को बचाए रखने की ही नहीं बल्कि क्लीन स्वीप करने की कवायद में जुटी है। तो अब समाजवादी पार्टी मुस्लिम परस्ती के तमगे से बाहर निकलने और बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व से मुकाबला करने के लिए नैमिषारण्य से मिशन 2024 के चुनावी अभियान का आगाज करने जा रही है। यानी कि मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे वाले अभियान के साथ एक बार फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अब मिशन मोड में नजर आ रही है। इसी महीने से समाजवादी पार्टी सीतापुर जिले के नैमिषारण्य से अपने कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत कर रही है। नैमिषारण्य क्योंकि एक धार्मिक नगरी है, तो ऐसे में तमाम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि धार्मिक नगरी के जरिए से समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत करके लोगों में एक नया मैसेज देने की कोशिश करेगी। अखिलेश यादव ने लोहियावादियों और अंबेडकरवादियों को एक साथ एक मंच पर लाने के साथ साथ हिंदुत्व की राह पर कदम बढ़ाने का फैसला किया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के इस सियासी प्रयोग से मुस्लिम मतदाता कहीं खिसक तो नहीं जाएंगे। अखिलेश को मंदिरों में जाने से क्या मिलेगा? सॉफ्ट हिंदुत्व से पार्टी को मजबूती दे सकेंगे? ये वो सवाल है जो इन दिनों उत्तर प्रदेश में सुनाई देने लगे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन से लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज करेगी। अखिलेश यादव ने इसके लिए नैमिषारण्य को चुना है। 9 और 10 जून को 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की रणनीति होगी साफ। चुनाव जीतने का तरीका तक सिखाया जाएगा। मतदाताओं को बूथ तक ले जाने का मंत्र दिया जाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी, पूरी पार्टी तैयार है एक नए सिरे से विचारधारा को मजबूत करने के लिए और इसी मजबूती की ताकत की बुनियाद पर 2024 में नरेंद्र मोदी की सत्ता की चूल्हे हिलाने के लिए समाजवादी पार्टी का एक एक वर्कर तैयार होने वाला है। अखिलेश यादव ने इस अभियान को लेकर कहा है कि इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा करने वाले और राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। इस देश के लोगों को पता है कि आजादी ऐसे ही नहीं मिल गई और इस बार जनता 2024 में भाजपा का सफाया करने जा रही है। इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को पूरा करने वाले लोग हैं। यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं। इस देश के लोगों को पता है आजादी कोई ऐसे ही नहीं मिली। इस आजादी के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, अपने कानून के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। कोई लोकतंत्र ऐसे नहीं बदल देगा कि हर चीज बदल दें। 24 में बदलाव होगा, 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। यानी कि कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के सहारे ही सही, लेकिन समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव के लिए अपने कैडर को तैयार करने की कोशिश कर रही है और लोहियावादियों और अंबेडकरवादियों को एक साथ मंच पर लाने के साथ साथ हिंदुत्व की राह पर बीजेपी से मुकाबले के लिए अब कदम से कदम मिलाने के लिए आगे बढ़ रही है। लेकिन सवाल एक बार फिर वही है, कहीं हिंदुत्व की छवि पेश करते करते अखिलेश का MY समीकरण ना सकते में आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और जिस अभियान से बीजेपी सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है, उसकी ग्रैंड शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी अब महाजनसंपर्क अभियान से हर घर दस्तक देने जा रही है और उन सीटों पर खास फोकस कर रही है जिन पर 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। और इसके लिए केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यानी यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी का अभियान तैयार है। 403 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी चुनावी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। 1918 मंडल में जनता से बीजेपी के नेता सीधा संवाद करते हुए नजर आएंगे। 27,634 शक्ति केंद्र पर जनता से संपर्क किया जाएगा, तो वहीं 1,74,000 बूथों पर कार्यक्रम की तैयारी कर ली गई है। क्योंकि महाजनसंपर्क अभियान से कठिन लक्ष्य को मुमकिन करने की योजना बनाई गई है। अब आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि बीजेपी का अभियान किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है। लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने सियासी मैदान में उतर रही बीजेपी की रणनीति, प्लानिंग और मकसद साफ है। केंद्र में 350 सीटों से ज्यादा और उत्तर प्रदेश में टारगेट 80 के लक्ष्य को साधने के लिए चुनावी शंखनाद हो गया है। राजस्थान से शुरू इस अभियान को उत्तर प्रदेश में चरितार्थ करने के लिए टीम मोदी योगी अपने दल बल के साथ बूथ मजबूत करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं और संवाद से समाधान तक का मंत्र दे रहे हैं। महाजनसंपर्क अभियान में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा प्रदेश में व्यापक जनसंपर्क, लाभार्थी संपर्क, समाज के विभिन्न वर्गों से संपर्क और वरिष्ठ पार्टी के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जाना है। अभियान के अंतर्गत लोकसभा, विधानसभा, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर के कार्यक्रम हम लोगों ने चिन्हित किए हैं और उन्हें करना है। योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। संपर्क अभियान के साथ साथ जनसभाएं भी होंगी और सभी हमारे केंद्र के नेता, प्रदेश के नेता पूरे प्रदेश में जुट करके जन जन को इस बात का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से देश और दुनिया के पैमाने पर भारत का सम्मान बढ़ा है, घर घर जाकर के बताएंगे। भारत एक बदलता हुआ भारत है। भारत 2047 के लिए तैयार हो रहा है। बीजेपी का मकसद उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर कमल खिलाने का है और नजर उन सीटों पर है जिस पर 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और अब उन हारी सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी है। हारी 14 सीटों पर बीजेपी की नई रणनीति है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। युवाओं को पार्टी से जोड़ने का भी प्लान है। यानी पहले उन सीटों पर फोकस किया गया है जहां बीजेपी को पिछले चुनाव में चुनौती मिली थी और उसी को भेदने के लिए अब रणनीति के तहत प्लानिंग हो रही है और विपक्ष के मनोबल को डाउन करने के लिए आज से 30 दिनों तक प्रदेश के 80 सीटों पर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार के साथ ही हर घर दस्तक का प्लान तैयार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा, 403 विधानसभा में कार्यक्रमों का आयोजन करना सुनिश्चित हुआ। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सभी 1918 मंडल, 27,634 शक्ति केंद्र, 1,74,359 बूथों पर कार्यक्रम आयोजित होने हैं। हर वक्त चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी इस बार मिशन मोड में है क्योंकि लक्ष्य साफ है, 80 सीटों पर जीत या फिर 75 से ज्यादा सीटों पर कब्जा, जिसे हर हाल में फतेह करने के लिए पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक अब मैदान में नजर आ रहे हैं। बीजेपी की इस तैयारी से समझा जा सकता है कि कैसे कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े नेता तक अब बिना रुके बिना थके फतेह की ओर अग्रसर हैं, जो विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए काफी है क्योंकि समाजवादी पार्टी अब तक चुनावी मोड में नहीं आ पाई। कांग्रेस को सियासी साथी की तलाश है तो मायावती ट्विटर से ही चुनाव जीतने की कोशिश में है। ऐसे में 80 का टारगेट कठिन है, नामुमकिन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े श्रृंगार गौरी केस में मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति वाली याचिका को खारिज कर दिया है और इसलिए हाईकोर्ट के फैसले के बाद श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली अर्जी पर अब सुनवाई का रास्ता साफ हो गया। अब जिला कोर्ट वाराणसी श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। दरअसल राखी सिंह समेत 5 महिलाओं ने वाराणसी की जिला अदालत में 2 साल पहले याचिका दाखिल की थी।
याचिका दाखिल कर ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना नियमित तौर पर किए जाने की मांग की गई थी और इसी मांग पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति वाली याचिका दाखिल की, जो कि आज खारिज हो गई, जिसे हिंदू पक्ष बड़ी जीत मान रहे हैं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं और ये जर्नी दिखाते हैं कि कैसे जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक पोषणीयता का ये मामला पहुंचा है और अब हाई कोर्ट ने भी सुनने योग्य इस केस को माना है। बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकारे, नंदी को दर्शन दे लाओ घरदानी, हाय हाय ओ घरदानी। किसी न्यायालय में जाएंगे विजय हम ही को मिलना है, क्योंकि वो मंदिर है और मंदिर है इसका प्रमाण जो है न्यायालय ने भी माना है। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को एक और बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई को चुनौती दी गई थी। बहुत ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष हमेशा ये क्लेम करता रहता था कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से बाधित है। आज वाराणसी की सिविल कोर्ट ने 12 सितंबर को हमारे पक्ष में फैसला दिया था और सेम बात आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे मुनीर ने कही है, जिसमें उन्होंने होल्ड किया कि रिवीजन पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है और अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन डिसमिस की। हिंदू पक्ष की 5 महिला याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानवापी परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी की नियमित दर्शन पूजन की याचिका वाराणसी कोर्ट में डाली थी। वाराणसी कोर्ट ने भी इस याचिका को पोषणीय बताया, लेकिन अपनी आपत्ति लेकर मुस्लिम पक्षकार हाईकोर्ट पहुंच गए। 20 तारीखों पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से तमाम तथ्य पेश किए गए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को डिसमिस कर दिया। यानी हाईकोर्ट से भी ये तय हो गया है कि नियमित पूजा की याचिका पर अब कोर्ट में सुनवाई होगी। फैसले के बाद याचिकाकर्ता महिलाओं में खुशी है। बहुत बहुत बड़ा दिन है, उन लोग का खारिज हो गया है, हम लोग का पास हो गया है, तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम चारों महिलाएं, हम चारों याचिकाकर्ता बहुत बड़ी खुश है हम लोग की। आपका अंदाज भी तो है, आप लोगों सबका कैसे? मेरे सिर पे रख दो बाबा अपना ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जीत का आशीर्वाद, देना है तो दीजिए जीत का असर। हाँ, सर्वे कब सर्वे होगा, क्यों नहीं होगा। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक बार बार मुस्लिम पक्ष एक ही दलील पेश कर रहा था कि ये याचिका मेंटेनेबल नहीं है, यानी सुनवाई नहीं की जा सकती। हिंदू पक्ष ने कहा कि 1993 से पहले यहाँ नियमित पूजा हो रही थी और वर्शिप एक्ट के बाद भी साल में एक बार पूजा हो रही है। ऐसे में ये मामला वर्शिप एक्ट से बाहर है। ऐसा है कि आप नील गढ़सो का एक फोटोग्राफ 91 का देखेंगे तो मस्जिद के ठीक पश्चिमी जो है मंदिर का जो आदि विश्वेश्वर का मंदिर है उसका क्लियर फोटोग्राफ है। मैंने ऑनरेबल हाईकोर्ट को भी दिया था, तो वहां तो मंदिर था, सब कुछ दिख रहा था। मां श्रृंगार गौरी का पूजा नवंबर 93 तक डेली होता था, उसके बाद साल में एक बार हो ही रहा है। तो फिर इसमें तो हम लोग खुशी है, हम लोग चाहते हैं कि वो जो है हिंदुओं का अधिकार है। इससे पहले हाईकोर्ट ज्ञानवापी परिसर के कार्बन डेटिंग की अनुमति भी दे चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अगली सुनवाई तक रोक लगा रखी है। इसी बीच अब नियमित पूजा वाली याचिका की सुनवाई पर फैसला हिंदू पक्ष में आया है। उम्मीद है कि 7 जुलाई को वाराणसी जिला कोर्ट में होने वाली सुनवाई के साथ ही इस मामले की भी सुनवाई शुरू हो जाएगी। प्रार्थना पत्र दिया गया है कि पूरे ब्रैकेटिंग का वैज्ञानिक विधि जांच के लिए वो पेंडिंग है, उनकी आपत्ति आ चुकी है, तो पहले इस पर सुनवाई होगी कि पूरे ब्रैकेटिंग अंदर जो है वैज्ञानिक विधि जांच की जिला जज द्वारा अनुमति दे दी जाए। अब इस पर जो निर्णय होगा उसके बाद हम लोग आए जाए, सुनवाई इस पर लगी हुई है। फिलहाल हाईकोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। ज्ञानवापी की लड़ाई में हिंदू पक्ष इसे एक और अहम जीत मान रहे हैं। हालांकि इस मामले में भी मुस्लिम पक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प अभी बचा है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18। बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकारे। बढ़ते हैं आगे। पहलवान और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह की लड़ाई पर सियासी पारा हाई है। कल जिस तरह हरिद्वार में पहलवानों ने प्रदर्शन किया और मेडल को गंगा में विसर्जित करने की चेतावनी दी, अब उस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार मां गंगा ने बेटियों को बुलाया है। इस बीच ब्रिजभूषण सिंह ने हुंकार भरते हुए ये तक कह दिया कि अगर मैं दोषी पाया गया तो फांसी भी स्वीकार है। तो सवाल यह है कि ब्रिजभूषण के अति आत्मविश्वास के पीछे की वजह क्या है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले इंसाफ के दंगल में अब तक हुआ क्या क्या है, सिलसिलेवार तरीके से वो टाइमलाइन भी आप समझ लीजिए।
18 जनवरी को पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर आरोप लगाए। 21 जनवरी को जांच के लिए कमेटी गठन के आदेश दे दिए गए और 23 अप्रैल को कमेटी की जांच पर पहलवानों ने सवाल खड़े कर दिए। 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बृजभूषण के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। 21 मई को महिला पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत हुई। 22 मई को बृजभूषण नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हुए और फिर 28 मई को नई संसद के उद्घाटन के दिन पहलवानों ने हंगामा कर दिया। 30 मई को पहलवानों ने गंगा नदी में मेडल बहाने की चेतावनी दी और जिस पर जमकर सियासत हो रही है। अब एक रिपोर्ट के जरिए इस पूरी तस्वीर को साफ करते हैं। मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचने गए हैं। जो मेडल देश की आत्मा है, जो मेडल देश का अभिमान है, उस मेडल पर अब सियासत हो रही है। पहले दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन और फिर देवभूमि हरिद्वार में गंगा किनारे पहलवानों का धरना। भले ही इंसाफ की लड़ाई हो, लेकिन इसके पीछे सियासत की बू आ रही है, क्योंकि पहले गंगा में मेडल विसर्जन की चेतावनी और फिर किसान नेताओं की इस विवाद में एंट्री अब सवालों की घंटी बजा रहा है। सवाल है, क्या मेडल बीकेयू के लिए सिर्फ सियासी हथकंडा है? पहलवान गंगा किनारे आखिर किसके इशारे? दिल्ली में किसने लिखी सियासी ड्रामे की स्क्रिप्ट? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब देश के पहलवान हरिद्वार में 2 घंटे तक मेडल बहाने की धमकी देते रहे, इसी दौरान किसान नेता नरेश टिकैत अचानक मौके पर पहुंचे और आखिरी पल में पहलवानों के सारे मेडल अपने कब्जे में ले लिए और हरिद्वार में सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने एक ट्वीट से पहलवानों के दंगल को सियासी एंगल दे दिया। अखिलेश यादव ने लिखा, इस बार मां गंगा ने बेटियों को बुलाया है। अखिलेश यादव का ये ट्वीट इशारा कर रहा है कि कल जो भी हरिद्वार में हुआ वो किसी प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि इससे पहले प्रियंका गांधी जंतर मंतर पर पहलवानों के साथ नजर आई थी। गंगा में मेडल बहाने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जा करके पुलिस को दो, न्यायालय को दो और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊं। खैर, जिस मेडल को गंगा में विसर्जित करने की पहलवानों ने धमकी दी थी, चेतावनी दी थी, उन मेडल पर अब बृजभूषण अपना दावा ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि 7 में से 5 मेडल उनके कार्यकाल में उनकी वजह से देश में आए। 7 ओलंपिक के मेडल केवल आए हैं, जिसमें से 5 ओलंपिक मेडल मेरे कार्यकाल के हैं, मेरे कार्यकाल। लेकिन चलिए, मैं कुश्ती में घुस गया था। ऐसा घुसा था कि सांस भी लेता था तो कुश्ती, सोता था तो कुश्ती, जगता था तो कुश्ती। लेकिन मुझको लगता है कि अब मुझे कोई और बड़ा काम करना है। पहलवानों की लड़ाई भले ही इंसाफ की हो, लेकिन इस मेडल पर हो रही सियासत की सच्चाई क्या है? अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह किसान आंदोलन के जरिए विपक्ष ने सरकार को घुटने पर लाने की कोशिश की थी, वो अब फेल हो गया, तो किसान नेता एक बार फिर पहलवानों की बदौलत सरकार को घेरने की कोशिश में है और निशाने पर बृजभूषण शरण सिंह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर राहुल गांधी ने एक बार फिर से अमेरिका में लंदन वाली गलती दोहरा दी है। उन्होंने एक बार फिर से विदेशी धरती से अपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया। दरअसल सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने भारतीयों से संवाद के दौरान पीएम मोदी पर तंज कसा और कहा कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। आगे उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि भगवान से वो ज्यादा जानते हैं, वो भगवान के सामने बैठकर उन्हें भी समझा सकते हैं कि चल क्या रहा है। पीएम मोदी भी उन्हीं में से एक हैं। राहुल के इस बयान के बाद अब बीजेपी हमलावर है। That we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचने गए हैं
और देखा है मैंने, जब जब भारत की धाक और मोदी जी की धमक दुनिया में बढ़ती है तो इस घमंडी घराने के घोंचू घरौंदे की सनक बढ़ जाती है। और जब जब देश दुनिया कहती है कि मोदी जी ने साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी डिलीवर कर सकती है, मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि जो है वो किस तरह से इंडिया इज बॉस और मोदी इज बॉस, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते और बौखला जाते हैं और पूरी दुनिया में जो है वो अपनी नफरत की सामान लेकर के घूमने लगते हैं कि साहब भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, भारत में जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है, भारत जो है वो बिल्कुल बेकार हो गया है, भारत में इंटॉलरेंस नहीं है, भारत का आम आदमी परेशान है, अल्पसंख्यक जो है सुरक्षित नहीं। ये तमाम चीजें दुष्प्रचार करने का ये पूरा ठेका लेकर घूमते हैं। देश के लोग हंसते हैं उनके ऊपर। पीछे भी वो गए थे, देश की बुराई करके आए। देखिए, कुल मिला के हमारा ये मानना है कि राहुल गांधी जी को जहां एक कुछ प्रदेशों में उनको विजय मिली, जैसे भी कर्नाटक में उनकी पार्टी को विजय मिली, तो विजय तो राहुल जी के कारण नहीं मिली, लेकिन थोड़ी तो समझदारी दिखाओ, इन सब का थोड़ा फायदा लो। अब जा करके फिर लीपा पोती कर दिए और फिर गुड़ गोबर सब, अब देश के लोग हंस रहे हैं उनके ऊपर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पर आप जितना उनकी बुराई करोगे आपकी फ्रस्ट्रेशन दिखती है राहुल जी, और कुछ नहीं। और इधर मुरादाबाद से एसपी सांसद ने लव जिहाद को लेकर बयान दिया। दिल्ली में साक्षी मर्डर केस के बाद मुस्लिम लड़कों को नसीहत देते हुए एसटी हसन ने अजीबोगरीब सीख दी है। कहा क्या है उन्होंने इस दौरान, वो भी आपको सुनाते हैं। धर्म छुपा के उसने दोस्ती करी और उसे प्यार मोहब्बत इश्क हो गया, तो ये बिल्कुल गलत है। और मैं तो ये कहता हूँ आज के दौर में, क्योंकि हालात और इंसानियत अब बहुत ख़तरनाक दौर से गुजर रही है, ख़ास तौर से मुस्लिम बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि किसी इश्क लव के चक्कर में ना पड़े, प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़े। हिंदू बहनों को अपनी बहन समझे, और अगर कोई उनके ऊपर डोरे डालता भी है तो हाथ जोड़ लें, क्योंकि अगर आपने एक नॉर्मल तरीके से भी शादी कर ली तो कहीं ना कहीं आप लव जिहाद में फंस जाएंगे और आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो एक तरफ एक लड़की की हत्या हो जाती है और दूसरी तरफ एसटी हसन साहब इसमें भी राजनीति ही ढूंढ रहे हैं। क्या रुक रही, छोटे से ब्रेक के खबरों का सिलसिला जारी है।